ये बात आज से करीब 30 साल पहले की है। मेरे गांव की ही बात है, जो बिहार में है। उन दिनों हमारे गांव में बिजली नहीं थी। शाम होते ही पूरा गांव एक खामोश चादर ओढ़ लेता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही सब उठ जाते और शाम 6 बजे तक खेतों का सारा काम निपटाकर घर आ जाते थे। कोई रात को बाहर नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि 8 बजते ही ऐसा घना अंधेरा छा जाता, मानो आधी रात हो। आसपास कुछ दिखाई नहीं देता था, जैसे पूरा गांव काली स्याही में डूब गया हो। शाम को लोग अक्सर किसी के घर के सामने या चाय की नुक्कड़ पर बैठकर गपशप करते थे। ऐसी ही एक शाम थी। दिन भर के काम के बाद सब आराम कर रहे थे। तरह तरह की बातें हो रही थीं कि धीरे धीरे बात भूत प्रेतों और चुड़ैलों पर आ गई। अरे, मुझे भी मिली थी एक चुड़ैल। मैंने जोर से चिल्लाया और वो भाग गई। मैं डरता हूँ क्या किसी से? अच्छा, कैसे भाग रही थी? पैर उल्टे थे क्या उसके? मैंने सुना है कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। पैर उल्टे? हाँ, उल्टे ही तो थे पैर। पक्का भूत ही देखा था ना? मुझे लगता है तुमने गांव की ही किसी औरत को देख लिया था और अब यहां डींगे हाँक रहे हो। भूतों चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, पर ऐसे कई रास्तों में तुम्हें उनके पैर कभी दिखाई ही नहीं देंगे। बड़ा मुश्किल है ऐसे उनके पैर कहीं देख पाना। और हां, अगर सच में कभी किसी आफत से पाला पड़ जाए तो वो तुम्हें कितना भी बुलाए, कितना भी आवाज दे, उसका जवाब मत देना और ना ही तुम उसे बुलाना, वरना तो फिर खैर नहीं। काका, उनकी आवाज पर कौन जवाब देगा भला? कोई पागल थोड़ी ना है। वो अपनी आवाज में थोड़ी ना बुलाते हैं। वो तो तुम्हें किसी जाने पहचाने दोस्त या रिश्तेदार की आवाज में बुलाते हैं, तभी तो लोग उनका जवाब दे देते हैं। किसी रास्ते पर जा रहे हो और पीछे से कोई बुलाए तो मुड़ना मत, चलते जाना। क्यों काका, क्या आपने देखा है कोई भूत प्रेत अपनी आंखों से? सिर्फ देखा ही नहीं है, बल्कि मौत के हाथों से अपनी जिंदगी छीन कर लाया हूं। क्या हुआ था काका आपके साथ? बताइए ना काका। ये बात इस गांव से 5 किलोमीटर दूर अमरपुर गांव की है। जब मैं जवान था, एक बार मैं ऐसे ही चला जा रहा था। आसमान की ओर देखा। राख के रंग का आसमान बादलों से घिर रहा था। चारों ओर की हवा जैसे थम गई थी। मैं समझ गया कि तूफान आने वाला है, लेकिन भागलपुर पहुंचना अभी बहुत दूर था। मैंने अपनी चाल तेज की, लेकिन ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। अचानक जोर का तूफान आ गया, साथ ही लगातार तेज बिजली कड़कने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता बारिश की मोटी परत में छिप गया। बारिश की बूंदें चाकू की तेज धार की तरह मेरे शरीर पर गिर रही थी। शायद अब रुकना पड़ेगा, बारिश बहुत तेज हो गई, मैंने सोचा। बारिश से बचने के लिए मैंने नजर घुमाकर इधर उधर देखा। तभी मेरी नजर एक पुराने खंडहर नुमा घर पर गई। गलती से दाहिनी ओर जाने की जगह मैं बाईं ओर मुड़ गया था और अब जो घर मेरे सामने खड़ा था वो पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका था। मानो जैसे पहले कई सालों से ये घर वीरान पड़ा हो। उसकी काली दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां डरावनी लग रही थी। मैंने इधर उधर देखा और महसूस किया कि शाम कब रात में बदल गई। मुझे लगा इस खंडहर में जाना सही नहीं और ये सोचकर मैं लौटने लगा। तभी एक आवाज सुनकर मुड़ा। रुकिए साहब बाबू। एक औरत लालटेन लिए घर के अंदर से बाहर आ रही थी। पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन आग की रोशनी देखकर थोड़ी हिम्मत आई। इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हैं? भीतर आ जाइए। लेकिन तभी फिर से एक बार जोरदार बिजली गिरने की आवाज आई। बिजली के साथ ही और तेज झमाझम बारिश होने लगी। साहब, बारिश बहुत तेज हो गई है। साहब, जल्दी से अंदर आ जाओ। कोई और रास्ता न देखकर मैं उसके पीछे चलने लगा। घर के चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई जानवर कराह रहा हो। ये कैसी आवाजें हैं? साहब, कोई जानवर होगा। आप उन पर ध्यान ना दीजिए, अंदर आ जाइए। मैं उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। फिर एक कमरे में जाकर उसने बत्ती रख दी। कमरे में बस सामान के नाम पर एक चौकी पड़ी थी। मैं संकोच कर रहा था। यहाँ आकर बैठो साहब। मैंने पीछे आसमान की तरफ देखा तो अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी। मैं न चाहते हुए भी वहां बैठ गया। वो औरत मुझसे 2 हाथ की दूरी पर खाट पर बैठी थी और मेरी तरफ देखते हुए कहा,
साहब, डर लग रहा है क्या? एक गहरी सांस लेते हुए मैंने कहा, नहीं। मैंने चारों तरफ इधर उधर नजर घुमाकर देखा। मुझे उस घर में उस औरत के सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ा घबराहट के साथ उससे पूछा, आपके सिवा और कोई दिखाई नहीं दे रहा? बाकी सब कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं, यहाँ कोई और नहीं रहता मेरे सिवा। मैं ये अकेले ही रहती हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। यहाँ मुझे इस घर में औरत के साथ बैठे हुए भी एक अलग ही डर लग रहा है। और ये औरत इस घर में अकेली रहती है, पर क्यों? उसके बाकी परिवार वाले कहाँ हैं? मेरा मन था मैं उससे पूछूं, पर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर एक बार उससे पूछा, तो आपके परिवार वाले कहाँ हैं? उसने मेरी तरफ घूरती हुई दृष्टि से देखा, जैसे वो मेरे सवाल का जवाब न देना चाहती हो। मेरे परिवार में कोई नहीं बचा है, सबकी मृत्यु हो चुकी है। बस मैं ही हूँ जो यहाँ रहती हूँ। पर कैसे? क्या हुआ था? एक दुर्घटना में मेरे परिवार की मृत्यु हो गई थी। कैसी दुर्घटना? क्या हुआ था उनके साथ? उस दिन ऐसी ही घनघोर बारिश हो रही थी। जोरदार बिजली कड़कने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे बादल अभी ही टूटकर नीचे गिर जाएंगे। उस जोरदार बारिश में कुछ मुसाफिर बारिश से बचने के लिए हमारे घर आए। दरवाज़ा मेरी दादी ने खोला था। काकी जी, बाहर बहुत बारिश हो रही है और आसपास कोई ढाबा भी नहीं है जहां हम रुक सकें। अगर आप थोड़ी जगह दे देती तो बस ये बारिश कम होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मेरी दादी को उन पर बहुत तरस आया और उन्होंने उन्हें घर में रुकने की इजाज़त दे दी। वो लोग राहगीर थे, शायद सामान पहुँचाने ले जाने का काम करते थे। काफ़ी देर से ज़ोरदार बारिश हो रही थी, इस वजह से ठंड भी बहुत थी और वो लोग बिल्कुल भीग चुके थे। इसलिए दादी माँ ने मुझे उनके लिए चाय बनाने को कहा। मैं चाय बनाकर उन सभी को चाय दी, लेकिन उन्हें देख ऐसे लगा जैसे उनकी नज़रें मुझे ही घूर रही हैं। मैंने उनको चाय दी और चुपचाप अंदर चली गई। जब तक मैं उनकी आंखों की दृष्टि से ओझल नहीं हुई, तब तक वो मुझे देखते ही रहे। मुझे उनकी नज़र ठीक नहीं लगी। मैंने दादी माँ को कमरे में बुलाया और उनसे कहा, दादी, मुझे ये लोग ठीक नहीं लगते। आपको उन्हें नहीं रोकना चाहिए। बेटा, ये लोग मुसाफिर हैं। इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? बारिश बंद होते ही ये लोग निकल जाएंगे। तुम चिंता मत करो। तुम अपने कमरे की चटकनी लगाकर सो जाओ। ज़्यादा चिंता मत करो। लग रहा था जैसे दादी माँ नहीं मानेंगी। मैंने अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। 2 घंटे की नींद के पश्चात मुझे एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई थी। वो चीख बहुत भयानक थी, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। इस चीख से मेरे अंदर तक की रूह कांप गई हो जैसे। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उस तरफ गई, पर पता नहीं कैसे मेरे दिमाग ने कहा, पहले खिड़की खोल कर देखते हैं। जब मैंने खिड़की से देखा तो मैं बहुत डर गई। मेरे सामने एक बहुत भयानक मंजर था। उन लोगों ने मेरे परिवार को मार डाला। वहाँ ज़मीन पर सबकी लाशें पड़ी थीं, खून से लथपथ। ये देखकर मेरी चीख निकल पड़ी। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर उन लोगों की दृष्टि मेरी तरफ पड़ी और वो अब मेरी ओर आने लगे। मैंने फटाफट खिड़की का दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से पीछे हो गई। उन लोगों ने जोर जोर से मेरा दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, गेट खोलो मेरी रानी, अब गेट खोल भी दो जरा। देख, तेरे लिए मैंने तेरे सब घर वालों को मार डाला। अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। चल, अब जल्दी से गेट खोल दे मेरी रानी। उनकी बातों से मुझे उनकी नीयत समझ आ गई थी। उन लोगों ने अब जोर जोर से गेट खटखटाना शुरू कर दिया, मानो जैसे अब दरवाजे का कुंडा टूटने ही वाला है। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने कमरे की दूसरी तरफ की खिड़की के पास खड़ी हो गई। जोर जोर से दरवाजे पर वार होने से दरवाज़ा खुल गया और वे लोग अंदर आ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया।
मैं क्या करूं? मेरे पीछे एक खिड़की थी। मैंने उसी खिड़की से छलांग लगा दी और उसके बाद क्या हुआ, बताओ ना। सबके बाद वो लोग वहां से चले गए और इस तरह मैं अकेली रह गई। मन ही मन सोचते हुए, बहुत बुरा हुआ इनके साथ। मैंने अपनी नजर उस कमरे में घुमाई जहां मैं बैठा था। जैसा उस औरत ने बताया, ये कमरा बिल्कुल वैसे ही था। आगे की साइड इसके दरवाजे के पास एक खिड़की थी और पीछे की साइड भी एक खिड़की थी। मैंने उससे पूछा, कहीं ये कमरा वही तो नहीं? यही वो कमरा था और वो सामने वाली खिड़की जिससे मैं छलांग लगाकर भागी थी। आजकल तो लोगों पर विश्वास करना ही मुश्किल हो गया है। हाँ साहब, इसीलिए मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है और खासकर मुसाफिरों से। बातों ही बातों में मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी नजरें जैसे मुझे घूर रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी अप्राकृतिक चमक थी। मैंने उसका ध्यान मेरी ओर से हटाते हुए कहा, क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा? जी साहब, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, पर जब तक मैं वापस ना आऊं, आप यहाँ से हिलना मत। मैंने संकोचवश उससे पूछा, मगर क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? वो घर बहुत बड़ा है ना, तो आप इसमें भटक सकते हैं। बस आप यहीं पर बैठें, मैं अभी आती हूँ। वो पानी लेने चली गई। मैं इधर उधर उसके कमरे को देखने लगा। ऐसे ही मैं चलते हुए उस खिड़की के पास पहुंच गया। अभी भी भयंकर बारिश हो रही थी। जब मैंने नीचे की तरफ, आखिर कोई इतनी गहरी खाई से छलांग लगाकर बच कैसे सकता है? या तो वो लड़की मुझसे झूठ बोल रही है या फिर बात कुछ और है। मेरी धड़कनें अब बहुत तेज हो गई थीं। अब मेरा दिमाग मुझे कुछ और ही समझा रहा था। शायद अब मैं समझ गया था और मैंने बिना इधर उधर देखे वहां से भागना शुरू किया। जैसे ही मैं कमरे में से भागा, उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने पीछे से कहा, साहब कहाँ जा रहे हो? रुको, रुक जाओ। साहब कहाँ जा रहे हो? आप पानी नहीं पियोगे? इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत भयानक थी, ऐसी कि हड्डियों तक को कंपा दे। भागते भागते मैं गेट के बाहर निकल गया और एक बार जब मैंने उसे पलट कर देखा, मेरे सामने एक भयानक सा दृश्य था। वो लड़की बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका शरीर पूरा लाल पड़ चुका था, जैसे खून से सना हो। उसकी आंखें बहुत भयानक हो चुकी थीं। उनकी पुतलियां सिकुड़कर काली हो गई थीं। और जब मेरी नजर उसके पैरों पर गई, उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर अब मेरा भ्रम हकीकत में बदल गया। ये जिंदा नहीं है, मैंने अपने आप से कहा। इतना कहकर मैंने फिर से भागना शुरू किया। अभी भी बारिश बहुत तेज थी। बिजली की कड़कड़ाहट मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा, मानो आज जैसे जिंदगी की आखिरी लड़ाई हो। मेरी सांसें बिल्कुल फूल चुकी थीं। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। मैं बहुत थक गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं लगातार भागता रहा और आखिरकार भागते भागते मैं अपने गांव पहुंच गया। इसके बाद मैंने कभी भी उस तरफ जाने का साहस नहीं किया। काका, आपकी कहानी तो सचमुच बहुत डरावनी है। ये कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का सच है। इसीलिए कहता हूं, अगर कभी सुनसान रास्ते पर तुम्हें अचानक कोई लड़की दिखाई दे, तो सबसे पहले तुम उसके पैरों पर ध्यान देना। अगर उसके पांव उल्टे हैं, तो समझ जाना कि वहां से भागने में ही तुम्हारी भलाई है। पर कभी-कभी हर किसी को भागने का मौका नहीं मिलता।